दोस्तों नमस्कार। और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि हमारी बातों को आप बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं और समझते हैं, क्योंकि जब तक हमारे फैमिली एमएसएमई पीसीआई परिवार के ही लोग नहीं समझेंगे तब तक बाहर कौन समझेगा। बाहर वाला तो बाद में समझेगा, पहले घर वालों को समझना जरूरी होता है। इसीलिए आप लोगों से मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें, तभी कोई ना कोई निष्कर्ष निकलता है। तो बहुत लोगों ने पूरी वीडियो न देखते हुए थोड़ा बहुत उसको देखा हुआ है, क्योंकि हमें इसकी जानकारी हो जाती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि कोई भी चीज़ हो तो उसको पूरी तरीके से देखें। और क्या है कि अब जो वीडियो में जो बातें कही जा रही है वो बिल्कुल अकाट्य बातें कही जा रही हैं, और उस पे हम लोग बिल्कुल खरे उतरेंगे। आप सारी वीडियो को उठा के देख लीजिएगा, इधर से जो अप्रैल से वीडियो डल रही है, क्योंकि मार्च तक हमारी प्लानिंग चली है। अप्रैल से अब इम्प्लीमेंटेशन का समय आया हुआ है। तो अप्रैल से जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ उस वीडियो की आप एक एक बातों को नोट करके रखिएगा। एक एक बातें आपको भविष्य में दिखती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब हम वही बातें कर रहे हैं कि जो हम कर पाएंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारे प्रोजेक्टों के बारे में बताया हुआ था कि हम ये करने जा रहे हैं। तो उसी के तत्वाधान में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि हमारे संविधान के निर्माता भी है और उनका विशेष योगदान भी रहा है संविधान के प्रति, तो उनका जो है जयंती है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ही जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग, हमारी टीम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एमएसएमई पीसीआई वोकेशनल इंटरप्रेनरशिप ट्रेनिंग या नव उद्यमी प्रशिक्षण चालू करने जा रही है, जिसका उद्घाटन 14 अप्रैल को किया जाएगा। उसके बाद हमारा लक्ष्य उसमें जो है 1 लाख नए उद्यम को लगाना और रजिस्टर्ड करना है। साल भर का हमारा ये टारगेट हमने बना के रखा है कि 1 साल के अंदर हम 1 लाख नौ उद्यमियों या न्यू इंटरप्रेनरशिप को खड़ा करेंगे, और उनके अनुसार से उनको जो भी उद्यम वो लगाना चाहते हैं उनको हम लगवाएंगे। तो ये हमारा 1 साल का पूरा लक्ष्य है। उनको ट्रेनिंग के साथ साथ उनको सारी चीज़ें उपलब्ध भी करवाएंगे। हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ वोकेशनल यूनिवर्सिटी
का भी प्लान कर रहे हैं। अभी जो हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो ओपन हो रहा है वो महाराष्ट्र के पुणे में हो रहा है, उसका उद्घाटन हो रहा है और पुणे से ही हमारा ये पूरा संचालित होगा। इसका हेड ऑफिस हमने पूना ही बनाने का लक्ष्य रखा है। अभी तो फिलहाल पूना ही रहेगा, फिर उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा, क्योंकि हमारा पहला एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग सेंटर भी यही इसी संस्थान से चालू होगा और वोकेशनल ट्रेनिंग भी यहीं से चालू होंगी। तो इसके साथ साथ क्या है कि आने वाले 2 साल में हमने माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए कम से कम 50,000 लोगों को टारगेट कर रखा है कि 50,000 उद्योग हम स्थापित करेंगे, क्योंकि आने वाला समय एमएसएमई का है। सब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जीडीपी जो है वो अभी एग्रीकल्चरल यानी कृषि विभाग कृषि देता है, लेकिन एमएसएमई डिपार्टमेंट या एमएसएमई जो है, एमएसएमई से जो भी हमारा जीडीपी है लगभग 30 से 33% का जीडीपी है और 2025 में महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा महिला उद्यमिता को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है ताकि वो अपने उद्योग को स्थापित कर सकें, क्योंकि आने वाला समय जो है केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही या एमएसएमई सेक्टर से ही हम लोग तरक्की कर सकते हैं। उद्यम लगा के ही हम लोग तरक्की कर सकते हैं। जो इनकम पर कैपिटा इनकम जो है हम इंडस्ट्री से ही बढ़ा सकते हैं, उद्योग से ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पर कैपिटा इनकम नौकरी से तो बढ़ेगी नहीं। इंडस्ट्रीज नौकरी में आदमी सीमित होता है, लेकिन इंडस्ट्रीज में आदमी जिस हिसाब से उसकी वर्किंग होती है उस हिसाब से उसकी पर इनकम कैपिटा होती है। तो गवर्नमेंट ने भी, हमारे भारत सरकार ने भी 2025 में 12 करोड़ एमएसएमई उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने भी अपना 2 साल का टारगेट 50,000 एमएसएमई माइक्रो इंडस्ट्रीज का रखा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट के संसाधन पे ही सारे काम होते हैं। अपना विशेष कोई संसाधन तो है नहीं, गवर्नमेंट का संसाधन ही, गवर्नमेंट के बैंक ही हम लोगों को सहयोग करते हैं, तभी हम जाके उद्यमिता विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। आने वाले 2047 तक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत बनाने का एक सपना है, उस सपने को भी हम लोग कहीं ना कहीं से उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। जिस हिसाब से सरकार, हमारे भारत सरकार चल रही है, उसी हिसाब से हम लोग भी उसके पीछे पीछे
चल रहे हैं, क्योंकि हमें ये दिखता है कि हमारे देश के, राज्य के, जिले के लोगों की अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो ही जो है कुछ आगे हो सकता है। जब प्रति व्यक्ति आय ही सीमित रहेगी तो महंगाई का दर बढ़ता जा रहा है, जनसंख्याएं बढ़ती जा रही है, हर चीज की महंगाई आसमान को छूती चली जा रही है, हर चीज महंगा होता जा रहा है और हमारे पर कैपिटा इनकम वहीं की वहीं बनी हुई है। आज भी मैं देखता हूँ बड़े बड़े महानगरों में कि वहाँ पे 10 से 12 हजार रुपए में आज भी लोग 8-8, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा नौकरी करने के लिए विवश हैं। अब आज के समय में 10-12 हजार रुपए होता क्या है, ये हर आदमी को समझना चाहिए कि एक बढ़िया से अगर आप रेस्टोरेंट में भी अगर 2 लोग बैठ जाते हैं तो कम से कम 2-3 हजार रुपए का आपका लंच या डिनर हो जाता है। अब 10-12 हजार रुपए महीने कमाने वाला आदमी क्या इस सपने को कभी पूरा कर सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपने घर परिवार के खर्च चलाने में ही असक्षम रहता है। तो ये सब कहाँ से वो कर पाएगा? जिसके पास जितनी दौलत होगी वही वो सब कुछ कर सकता है। तो उस दौलत को कमाने के लिए हमें उद्यम के तरफ या बिजनेस के तरफ जाना ही पड़ेगा, तभी चीज़ें आगे बढ़ सकती है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं कि जो उदाहरण हैं कि बहुत छोटे छोटे लोग थे, बहुत लोगों की जीवनी मैं जानता हूँ, जैसे अपने धीरू भाई अंबानी जी हो गए, अडानी जी हो गए, आज ये बड़े उद्योगपति हैं। ये कभी बहुत छोटे लोग हुआ करते थे, लेकिन मेहनत, लगन, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता ने इनको उस मुकाम पे आज पहुंचा दिया है कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाने का, या आप समझिए कि एक्सेलरेटर, या हिंदी में आप उत्प्रेरक कह लीजिए, उत्प्रेरक का काम ये लोग कर रहे हैं। आज भारत के ट्रेडिशनल मार्केट को लगभग ख़त्म कर दिया जा रहा है। सब ऑनलाइन मार्केट उसका जगह लेती जा रही है, बड़े लोग बड़े बनते जा रहे हैं। मीडियम क्लास का लोग हमेशा मारा जाता है, क्योंकि वो मीडियम में ही रह जाता है। छोटा तबका छोटे तबके में खुश रहता है, बड़ा तबका का अपना एक स्टेटस होता है, लेकिन मीडियम तबका न तो इधर जा सकता है न तो इधर आ सकता है, वो बीच में त्रिशंकु की तरह लटका रहता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए मीडियम तबका, जो कि नौकरी पेशा लोग होते हैं, अपनी पीढ़ियों को नौकरी से थोड़ा हट के उनको उद्यमिता लाइन में उनको लाना चाहिए, ताकि उनका भी परिवार एक बढ़िया बिजनेसमैन बन सके। आज हमने देखा है कि बिजनेसमैन मारवाड़ी या गुजराती ही माने जाते हैं ज़्यादा,
अच्छे बिजनेसमैन, क्योंकि इनको हर बात में बिजनेस दिखाई देता है। अगर ये आपस में बात भी करेंगे तो बिजनेस की बात करेंगे, और अगर कहीं ये जाएंगे भी तो बिजनेस को ही लेके जाएंगे। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि ये बिजनेस को ही खाते हैं, बिजनेस को ही लेके सोते हैं, और बिजनेस ही उनका परम धर्म और परम कर्तव्य होता है। तभी जाके ये लोग इतनी तरक्की कर पाते हैं। आज इंडिया मार्ट, ओयो ओयो जैसी कंपनी ने कितनी तेज तरक्की किया है। हमारे अग्रवाल साहब को, ओयो कंपनी के जो ओनर है, बहुत ही कम उम्र में आज कई हजार करोड़ के मालिक हैं। तो ये सब लोग खुली आंखों से सपना देखने वाले लोग हैं, जो कि इतनी इतनी ऊंचाइयों पे आज पहुंच गए हैं। क्या ये नौकरी में क्या इतनी ऊंचाई पे पहुंच सकते थे? सवाल ही नहीं उठता है कि इतनी ऊंचाई पे ये लोग पहुंच जाएं। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए बिजनेस का ही सहारा लेना पड़ता है, और बिजनेस के साथ साथ बिजनेस माइंडेड भी होना चाहिए। जब तक आप बिजनेस माइंडेड नहीं होंगे तब तक आप जो है लाइफ में बिजनेस को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। बिजनेस हमेशा बिजनेस के तरीके से होता है, वो चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे जिस सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे ट्रेडिंग सेक्टर हो। तो बिजनेस होता है, बिजनेस बिजनेस के हिसाब से होता है। अब 2025 में ज़्यादातर डिजिटल को बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, और डिजिटल मार्केटिंग आज हमारे पास एक ऐसा अस्त्र है कि जिससे सारी कंपनियां या सारे इंडस्ट्रीज अपने उत्पादन को डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा उनको प्रमोट कर रही है, और अच्छा प्रमोट कर रही हैं, और अच्छा उनकी ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग कर रही हैं उनके ग्रोथ नहीं है, ये ग्रोथ है उनको। तो उस ग्रोथ को कायम करने के लिए भी उनको डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ रही है, या करानी पड़ रही है, या प्रमोशंस कराने पड़ रहे हैं। टीवी ऐड देना होता है, रेडियो ऐड होता है, पेपर एड्स होते हैं, बहुत तरीके के एड्स का सहारा लेती है। आजकल तो लोग मेट्रो में एड्स दे रहे हैं, ट्रेनों पे एड्स चल रहे हैं, बस स्टॉप पे एड्स चल रहे हैं। तो हर जगह ऐड एक माध्यम है कि जो कि बिजनेस को आपके बढ़ाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम भी उसी धारा में हम भी चाह रहे हैं कि हमारे देश के लोग भी एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देते हुए अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया और डेवलपिंग सेक्टर हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि कंज्यूमेबल है। अगर इंडिया में कंज्यूमेबल है नहीं कम होता है तो उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। आज अमेरिका ने 27% टैरिफ लगा के एक हमें सोचने पे मजबूर ही तो किया है कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं सुन रहा हूँ कि उसने टैरिफ 90 दिन के लिए हटा लिया है। लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे देश का
हमारे अर्थशास्त्री, जो अर्थविद हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, जो अर्थ को या अर्थशास्त्र को समझते हैं, उनको ऐसी रणनीति बनाना चाहिए कि हमें 90 दिन का समय मिला है, 90 दिन में हम कुछ ऐसे तकनीक का तो मैं नहीं कह सकता, कि उसको विचार का मैं कह सकता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ हमें उत्पादन की क्वालिटी में भी सुधार करना होगा, क्योंकि जब तक हम क्वालिटी में सुधार नहीं करेंगे, अगर हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी के लायक नहीं है, क्वालिटी में कम है, तो 27% भार को सहन नहीं कर पाएगा एक्सपोर्ट। क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी है तो अगर 27, जैसे कोई भी चीज़ 500 रुपये किलो विदेश जा रही है, 500 रुपये किलो वहाँ जाके बिकती है, तो अगर उस पर 27% टैक्स लगता है, तो अब आप समझ लीजिए कि 1000-1500 रुपये बढ़ जाएगा, मतलब 100-150 रुपये बढ़ जाएगा। कुल मिला के तो 600-650 रुपये की चीज़ हो जाएगी। अगर वो चीज़ हमारी क्वालिटी की है तो उसको 27% ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वो चीज़ क्वालिटी की नहीं है तो वो इफेक्ट कर जाएगी। इसीलिए हमारे देश के उत्पादन को क्वालिटी में बनाना चाहिए। जैसा कि एमएसएमई सेक्टर का जो लीन ट्रेनिंग जो चल रही है, जिसमें उद्यमी को चाहिए कि वो उस ट्रेनिंग को मन लगा के करें, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कोई भी लोग, बहुत कम ही लोग हैं, जो बहुत कम ही इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि मन लगा के उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्वालिटी पे जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को वो तरक्की नहीं मिल पाएगी जिसकी हम आशा लगाए बैठे हैं। इसीलिए एमएसएमई सेक्टर को क्वालिटी पे विशेष ध्यान देना चाहिए, और आने वाला समय स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया महिला उद्यमी को बढ़ाने का होगा, जिससे कि हमारे देश के आर्थिक विकास हो सके। और जीडीपी का हमें अनुमान है कि 2025 में ये 33% से बढ़ के 35% जो भी हो सकता है। आज हमारे देश का विकास दर 8 पॉइंट समथिंग, जो कि मॉनिटरिंग या मॉनेटरी सिस्टम बताता है, हमारा सांख्यिकी आंकड़ा बताता है, जो कि कम है आने वाले समय के लिए, और इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम जो है $5 ट्रिलियन को छू पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग भी, हमारी टीम के लोगों से, अपने सब के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि एक बार आत्ममंथन करें और अपने विकास पे भी ध्यान दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंटरप्रेनरशिप के ही विकास पे ध्यान दें, उनके भी विकास पे ध्यान दें और अपने भी विकास पे ध्यान दें। इससे जो है सबकी तरक्की होगी और सबका विकास होगा, और आने वाले समय में हमारे देश का भी विकास होगा। और हमारा देश, मेरे को जानकर बड़ा दुख होता है कि आज 138 देश की श्रेणी में हमारा देश 118वें नंबर पे है। बताइए कितनी शर्म की बात है कि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा लोकतंत्र, इतने बड़े
संभावनाएं होते हुए भी हम जो है 118 नंबर पे बैठे हुए हैं। ये हम लोगों को शर्म शर्म आनी चाहिए। इस बारे में सबको सोचना चाहिए। जब तक कोई नहीं सोचेगा तब तक कोई काम होगा नहीं। एक आदमी के सोचने से नहीं होगा। इसीलिए मैं अपनी टीम को एक बार फिर लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग मिलजुल के और जो भी काम है उसको नियत समय से करें और निष्ठा और लगन और ईमानदारी से करें। तभी जाके आने वाले समय में जो हमने टारगेट रखा हुआ है उसको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही हम वो काम पूरा कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं विदा चाहूँगा। धन्यवाद।